दोपहर की तपती धूप खिड़की के कांच को चीरती हुई कमरे के ठंडे फर्श पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। कमरे में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की हर टिक टिक रणविजय के कानों में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मेज पर बिखरे सेना के कागजात रणविजय के सामने थे, लेकिन उसकी आंखों के पर्दे पर बार बार सामने सोफे पर सिमटकर बैठी देवयानी की तस्वीर उभर रही थी। वो पिछले आधे घंटे से वहां ऐसे बैठी थी मानो सांस लेना भी भूल गई हो। उसके कांपते हाथ और आपस में उलझती उंगलियां उसकी बेचैनी की गवाही दे रही थीं। रणविजय ने भारी मन से अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। उसने एक गहरी और बोझिल सांस छोड़ी जो कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दी। क्या बात है लड़की, आधे घंटे से तुम यहाँ पत्थर की मूरत बनी बैठी हो? कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना। देखो, दोपहर के 2 बज चुके हैं और शाम ढलते ही मुझे सरहद की ओर अपनी ड्यूटी पर लौटना है। मेरे पास वक्त कम है और तुम चुप रहकर उसे और भी कम कर रही हो। देवयानी ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में छटपटाहट थी, वही डर जो एक पिंजरे में कैद परिंदे की आंखों में होता है। रणविजय के कड़े स्वर ने उसकी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। उसने सूखे गले को तर करने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, रणविजय जी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहनी है। रणविजय अपनी कुर्सी से उठा। उसकी लंबी कदकाठी और फौजी वर्दी का रौब उस छोटे से कमरे में और भी बढ़ गया था। जब वो देवयानी के करीब आकर खड़ा हुआ तो उसका साया देवयानी को पूरी तरह ढक गया। वो उसके सामने थोड़ा झुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती और सरोकार का मिश्रण था। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि हमारी शादी हो चुकी है? उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं तुम्हारा पति हूं देवयानी, कोई पराया या अजनबी नहीं जिससे तुम्हें थर थर कांपना पड़े। देखो, हम फौजी जब हफ्तों की थकान और मौत के साए से निकलकर घर आते हैं तो अपने भीतर प्यार और उम्मीदों का एक समंदर लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नियां उस थकान को मिटा दें। अगर तुम यहाँ सिर्फ वक्त ज़ाया करने बैठी हो तो चली जाओ, क्योंकि मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। देवयानी का दिल किसी ढोल की तरह उसके सीने में बजने लगा। उसे लगा जैसे गला रुंध गया हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे वो आने वाले सच से छिपना चाहती हो, और एक ही सांस में सब कह डाला। रणविजय जी, मुझे अभी विदा होकर आपके साथ नहीं जाना। मैं अभी इस गृहस्थी के बोझ के लिए बहुत छोटी हूँ। मेरी सहेलियों ने मुझे जो बताया उससे मैं बहुत डर गई हूँ। वे कहती हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और अगर मैंने अभी पत्नी के फ़र्ज़ निभाए तो शायद मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे डर है कि मैं आपकी उम्मीदों के भारी बोझ तले दब जाऊंगी। मैं शायद कभी माँ भी न बन पाऊँ। कृपया दादी जी को और घर वालों को समझा दीजिए। मुझ पर यह एहसान कीजिए, मेरी विदाई रोक दीजिए। उसके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर रणविजय के कानों में पड़े। रणविजय के चेहरे के सख्त भाव पल भर के लिए नर्म पड़े और फिर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने झुककर सीधे देवयानी की डली हुई आंखों में झांका। ये कैसी बचकानी बातें पाल रखी हैं तुमने? उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन उस शांति में एक आदेश था। 18 साल की उम्र कोई गुड़ियों से खेलने की उम्र नहीं होती। तुम पूरी तरह तंदुरुस्त हो। दादी जी का फैसला पत्थर की लकीर है। विदाई इसी हफ्ते होगी। रही बात मुझे और इस गृहस्थी को झेलने की, तो वो हर औरत को वक्त के साथ सीखना पड़ता है, और मेरे खानदान का चिराग जलाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है देवयानी। तुम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती। उसने अपना हाथ बढ़ाकर देवयानी की ठुड्डी को ऊपर उठाया ताकि वो उसकी नजरें न चुरा सके। फौजी की पत्नी बनना आसान नहीं होता, पर अब तुम बन चुकी हो। रणविजय की परछाई देवयानी पर किसी भारी साए की तरह मंडरा रही थी। जैसे जैसे वो करीब आता गया, देवयानी को अपने अस्तित्व के सिमटने का एहसास होने लगा। उसके कानों में अपनी सहेली की वो तीखी और डरावनी चेतावनी किसी पुरानी फिल्म की तरह गूंज रही थी। शादी के बाद के दिन तो बस लोकलाज के लिए होते हैं। असली इम्तिहान तो उन बंद दरवाज़ों के पीछे होता है, जहाँ एक ताकतवर मर्द अपनी पत्नी को अपनी जागीर समझने लगता है। सहेली ने हंसकर कहा था कि फौजी मर्द पत्थर के बने होते हैं, उन्हें कोमलता और दर्द से कोई वास्ता नहीं होता। रणविजय ने उसकी आंखों में तैरते उस खौफ को पढ़ लिया था। उसके चेहरे पर एक कठोर निश्चय उभरा। अचानक वो मुड़ा और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। सन्नाटे को चीरती हुई उस भारी कुंडी के गिरने की आवाज़ खटाक देवयानी के कलेजे को चीर गई। उसे लगा जैसे उसके बचने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? अभी तो बाहर सूरज ढला भी नहीं है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसका गला सूख चुका था। रणविजय पलटा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देवयानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। अधिकार और चुनौती का मिश्रण।
तुम मेरी पत्नी हो। उसकी आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी। और जब तक मैं अपनी इन आंखों से ये ना देख लूं कि तुम मेरे गृहस्थी का बोझ उठाने के काबिल हो या नहीं, मुझे चैन कैसे आएगा। सहेलियों के किस्से कहानियों की दुनिया से बाहर आओ देवयानी, अब मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। देवयानी का दम घुटने लगा। वो पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाने दीजिए रणविजय जी। पर रणविजय के फौजी हाथों की पकड़ बिजली की फुर्ती जैसी थी। उसने एक ही झटके में देवयानी की कलाई थाम ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो तुम्हारी विदाई का फैसला होना बाकी है, और वो फैसला इसी वक्त इसी कमरे में होगा। उसकी आंखों में देखते हुए रणविजय ने एक कड़े स्वर में कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी विदाई रुकवा दूं, तो तुम्हें अपनी शारीरिक योग्यता सिद्ध करनी होगी। रणविजय बिना सबूत के किसी मोर्चे से पीछे नहीं हटता। आओ यहाँ। उसने एक ही झटके में देवयानी के कंधों से दुपट्टा उतारकर दूर बिस्तर पर फेंक दिया। दुपट्टे के हटते ही देवयानी को अपनी सुरक्षा का आखिरी आवरण भी छिनता हुआ महसूस हुआ। खौफ से कांपते उसके बदन और उसकी मासूम खूबसूरती को देखकर रणविजय के भीतर एक तीव्र आवेग जाग उठा। उसकी निगाहें देवयानी के भीगे चेहरे और उसकी गर्दन की थरथराहट पर टिक गई थीं। देवयानी को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। उसे सहेली की वो कर्कश हंसी फिर सुनाई दी। तू तो महामूर्ख है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब पति अपनी पूरी ताकत पत्नी पर उंडेल देता है। तू तो वैसे ही तिनके जैसी है। और रणविजय जी, वो तो साक्षात पहाड़ हैं। उनकी कठोरता के आगे तेरा वजूद मिट्टी की तरह बिखर जाएगा। उसे याद आया कि उसकी एक सहेली ने बताया था कि कैसे एक लड़की शादी की पहली रात के बाद अस्पताल पहुंच गई थी, क्योंकि उसका पति जरा भी नहीं पसीजा था। विदाई के अगले दिन तेरे घर उत्सव नहीं, मातम होगा। वो आवाज देवयानी के दिमाग में हथौड़े मार रही थी। बचपन से ही रणविजय का दबदबा उसने देखा था। जब वो छुट्टी पर आता तो पूरा घर उसके अनुशासन में बंध जाता था। वो पढ़ाई को लेकर उसे कान पकड़वाकर सजा देता था, और आज वही कठोर शिक्षक एक अधिकार जताने वाले पति के रूप में उसके सामने खड़ा था। सुबह डॉक्टर की उन बातों ने उसके डर में आग में घी का काम किया था। रणविजय अब सीने पर हाथ बांधे उसे अपनी तीखी नजरों से नाप रहा था। बताओ, ये फालतू बातें तुम्हारे दिमाग में भरी किसने? 1 हफ्ता बचा है विदाई में, और अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं? जवाब दो। देवयानी हकलाते हुए सिसकियों को रोकते हुए बोली, वो मैं अभी बहुत छोटी हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेरा पति मेरे करीब आया तो मेरा अंत हो जाएगा। रणविजय के चेहरे पर एक डरावनी और शरारती मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी। उसने अपना होंठ दबाया और देवयानी की ओर एक कदम और बढ़ाया। कमरे का दरवाज़ा पहले ही बंद था, अब उसके दिल के दरवाजे पर भी खौफ की दस्तक तेज हो गई थी। कमरे के भीतर का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया था। रणविजय के शब्द देवयानी के कानों में किसी गर्म पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। आप ये क्या कर रहे हैं? आपने द्वार क्यों बंद किया? देवयानी की आवाज में छटपटाहट थी। वो पीछे हटते हुए दीवार के कोने में सिमटने लगी। रणविजय ने अपना फासला और कम कर दिया। उसकी वर्दी से आने वाली वो खास खुशबू, मिट्टी और पसीने का मिला जुला एहसास देवयानी के होश उड़ाने के लिए काफी थी। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, रणविजय ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। उसके शब्द देवयानी के चेहरे को छू रहे थे। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे होती है, ये मुझे किसी किताब से सीखने की जरूरत नहीं। उस चिकित्सक की क्या मजाल जो तुम्हें छोटा बता दे। मेरी नज़रों से देखो, तुम हर जिम्मेदारी के लिए योग्य हो, पर जब तक मैं अपनी इन आंखों से ये ना देख लूं कि तुम मुझ जैसे फौजी का भार झेल पाओगी या नहीं, मुझे संतोष कैसे होगा। देवयानी का शरीर कांप उठा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसने भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन रणविजय की मजबूत पकड़ ने उसकी कोमल बाह को कैद कर लिया। इतनी जल्दी हार? अगर विदाई रुकवानी है तो रणविजय को प्रमाण देना होगा, वरना कल ही तुम्हें अपनी छावनी ले जाऊंगा। रणविजय के हाथ देवयानी की मखमली त्वचा को महसूस कर रहे थे। उस स्पर्श की तपिश से देवयानी का मन सुन्न होने लगा, और अचानक उसकी चेतना वर्तमान के इस खौफनाक पल से फिसलकर अतीत की गलियों में जा गिरी। उसे याद आया वो सर्दियों का दिन। दादी, प्लीज माँ से कहिए ना कि मुझे 20 रुपए दे दें, बाहर गोला वाला आया है। वो 15 साल की अल्हड़ देवयानी थी जो अपनी दादी की व्हीलचेयर को जोर जोर से झकझोर रही थी। दादी ने माला जपना रोककर झुंझलाते हुए कहा था, अरे ओ लड़की, इस कड़ाके की ठंड में बर्फ खाएगी तो छाती जाम हो जाएगी। न जाने कैसी गंदी बर्फ होगी, कोई जरूरत नहीं है।
पर देवयानी कहाँ मानने वाली थी। वो पैर पटकती रसोई में पहुंची, जहां माँ और ताईजी खाने की तैयारियों में जुटी थीं। माँ ने गरम चमचा दिखाते हुए उसे खूब डांटा। विवाह तय हो गया है इसका, और बुद्धि अभी तक घुटनों में है। आने दे रणविजय को आज शाम को, तेरे सारे नखरे उसी से कहूंगी। तब ताईजी ने चुपके से उसे 50 का नोट थमाया था। माँ की डांट को हवा में उड़ाते हुए वो उछलती हुई गली में पहुंची। काला खट्टा और लाल रंग से सराबोर बर्फ का गोला उसके हाथों में था। वो उसे बड़े मजे से चूस रही थी कि तभी पीछे किसी साये का एहसास हुआ। सामने सेना की वर्दी में रणविजय खड़ा था। वही सख्त चेहरा, वही तीखी आंखें। 6 महीने बाद लौटा रणविजय उसे किसी यमराज से कम नहीं लगा। ये क्या गंध खा रही हो? मना किया था ना कि बाहर की चीजें नहीं खानी। और तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? क्या मर्यादा भूल गई हो? देवयानी वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे कोई शेर पड़ा हो। मन ही मन बड़बड़ाती रही, लो आ गया मेरी खुशियों का दुश्मन। एक माँ कम थी जो अब ये अनुशासन का डंडा लेकर आ गया। उसे रणविजय से कभी लगाव नहीं हुआ। वो हमेशा उसे डराता था, पढ़ाई के लिए कान पकड़वाता था और सजा देता था। दादी की जिद थी कि वो मरते दम तक अपने पोते का घर बसते देखना चाहती थी। तब 15 साल की देवयानी ने इसे खेल समझा था, पर अब वो खेल उसकी हकीकत बन चुका था। उस पुरानी यादों की धुंध छटी और देवयानी वापस उसी बंद कमरे में थी। रणविजय की मजबूत पकड़ अभी भी उसकी बाह पर थी। रणविजय अब सीने पर हाथ बांधे उसे घूर रहा था। बताओ, ये सारी बेतुकी बातें तुम्हारे मन में कहाँ से आईं? विदाई में 1 हफ्ता बाकी है और अब तुम्हें मना याद आ रहा है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं? जवाब दो। देवयानी हकलाते हुए सिसकियों को रोकते हुए बोली, वो मैं अभी बहुत छोटी हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेरा पति मेरे करीब आया तो मेरा अंत हो जाएगा। रणविजय के चेहरे पर एक अजीब सी शरारत और वासना की चमक उभरी। उसे देवयानी का ये भोलापन और उसका डर अंदर तक उत्तेजित कर रहा था। उसने अपना होंठ दांतों तले दबाया और एक बार फिर पूरी ताकत के साथ कमरे के दरवाजे को अंदर से पूरी तरह लॉक कर दिया। तो चलो, रणविजय ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आज तुम्हारे इस अंत और मेरी शुरुआत का फैसला कर ही लेते हैं। भोजन की मेज पर जब सारा परिवार हंसी ठिठोली कर रहा था, तब दादी के एक वाक्य ने देवयानी की दुनिया हिला दी। मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, दादी ने माला फेरते हुए कहा। मैं चाहती हूं कि रणविजय की इन 2 महीनों की छुट्टियों में ही देवयानी की विदाई हो जाए। मेरी आंखों के सामने मेरा पोता घर बसाए और मैं उसके बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। दादी की ये इच्छा देवयानी के लिए किसी डेथ वारंट की तरह थी। उसके गले में निवाला अटक गया, जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। वो खांसती हुई, लज्जाती और घबराती हुई अपने कमरे की ओर भागी, पर उसके कानों में दादी का वो शब्द पड़ पोते किसी डरावनी गूंज की तरह बज रहा था। अपने कमरे के सन्नाटे में देवयानी का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था। वो सोचने लगी, मैं बच्चे कहाँ से लाऊंगी? क्या वे आसमान से टपकेंगे? तभी उसकी आंखों के सामने अपनी छोटी चाची के प्रसव का वो भयानक दृश्य घूम गया। चाची का वो फूला हुआ शरीर, उनसे न बैठा जाता था न चला जाता था। उनकी वो चीखें और पीड़ा आज भी देवयानी के रोंगटे खड़े कर देती थी। उसने चाची की कमर और पैरों की मालिश करते हुए तभी कान पकड़ लिए थे, शादी भले कर लूं पर माँ कभी नहीं बनूंगी। इसी पागलपन और डर के वशीभूत होकर उसने अपना लैपटॉप खोला। वो जानना चाहती थी कि हकीकत क्या है, पर इंटरनेट की आधी अधूरी जानकारियों और डरावने वीडियोज़ ने उसके डर को खौफ में बदल दिया। जब उसने देखा कि कोमल स्त्रियां प्रसव के समय अपनी जान गंवा देती हैं, तो उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसने सोचा, रणविजय जी तो साक्षात पत्थर के बने पहलवान हैं, उनके सामने मुझ जैसी दुबली पतली लड़की का क्या होगा? उसने झटके से लैपटॉप बंद किया और तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी माँ सुमित्रा दूध का ग्लास लेकर अंदर आई। अपनी लाडली को इस हाल में देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। बेटा, क्या हुआ? नीचे सब शहनाइयों की तैयारी कर रहे हैं और तू यहाँ आंसू बहा रही है। देवयानी माँ के सीने से लग गई, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है। माँ, मुझे विदाई नहीं करवानी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है माँ, मुझे बहुत आगे जाना है, प्लीज़ दादी को मना कर दो। लेकिन माँ का जवाब किसी ठंडी दीवार जैसा था। सुमित्रा ने उसे बेरुखी से देखा।
बेटा, हमें पता है तू कितनी बड़ी पढ़ाकू है। धक्के मार मार कर तुझे कॉलेज भेजना पड़ता है। तेरे रिपोर्ट कार्ड की असलियत में तेरे पिता और रणविजय से छिपाती आई हूं, वरना वे तुझे कब का सीधा कर देते। रणविजय तेरी पढ़ाई नहीं रोक रहा, बस तुझे उसके साथ रहना होगा। नहीं माँ, देवयानी सिसकियों के बीच चिल्लाई। सबसे बड़ी समस्या यही है कि मुझे उस पत्थर दिल इंसान के साथ रहना पड़ेगा। वो अभी इतना डांटते हैं, शादी के बाद तो मेरी जान ही ले लेंगे। माँ ने उसे झिड़कारते हुए कहा, पागल मत बन, रणविजय जैसा मर्द ही तुझे सीधा करेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई, पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही सुमित्रा गलियारे में मुड़ी, सामने रणविजय खड़ा था। उसकी गहरी खोजी निगाहों ने चाची के चेहरे की चिंता पढ़ ली। क्या बात है चाची, आप परेशान लग रही हैं? रणविजय ने धीमे स्वर में पूछा। सुमित्रा ने एक ठंडी सांस भरी और सब उगल दिया। देवयानी का विदाई के नाम पर रोना, उसकी पढ़ाई का बहाना और उस पत्थर दिल इंसान रणविजय से उसका बेपनाह डर। रणविजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीमे कदमों से देवयानी के कमरे की ओर बढ़ गया, जहां कुंडी गिरने की आवाज का इंतजार देवयानी की किस्मत कर रही थी। रणविजय के माथे पर खींची सिलवटें उसके भीतर उठते तूफान की गवाही दे रही थीं। वो भारी कदमों से देवयानी के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के भीतर देवयानी घुटनों में सिर छिपाए सिसक रही थी। दरवाजे की आहट सुनकर उसे लगा कि माँ फिर से उसे नसीहतें देने लौटी हैं। उसने सिर उठाए बिना ही अपना सारा दर्द उगल दिया। पता नहीं कैसी माँ है आप, मुझे उस दरिंदे के हवाले कर रही हैं। मेरी कोमलता देखिए और उनका वो फौलादी शरीर, वो जब भी बोलते हैं आग उगलते हैं। और माँ, विदाई के बाद संतान का वो असहनीय दर्द मैं कैसे सहूंगी? मुझ पर तरस खाइए माँ, मैं मर जाऊंगी। जैसे ही उसने सिसकते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसके जिस्म का खून जैसे जम गया। सामने उसकी माँ नहीं, बल्कि साक्षात वो खौफ खड़ा था जिससे वो भाग रही थी। रणविजय अत्यंत निकट खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहक थी। तो ये बात है रणविजय? रणविजय का स्वर किसी धारदार तलवार की तरह गूंजा। एक स्त्री होकर इतनी कायर? संतान को जन्म देना गौरव की बात है, डर की नहीं। मुझे बच्चे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे आंगन में ढेर सारे बच्चे खेलें जिन्हें तुम जन्म दोगी। ये बचपन आप बंद करो देवयानी। जब विधाता ने हमारा साथ लिख दिया है तो खुद में मुझे सहने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि मैं तुम पर रंच मात्र भी दया नहीं करने वाला। रणविजय 2 कदम और आगे बढ़ा। उसे इस डरी सहमी मासूम लड़की के चेहरे पर उभरते खौफ को देखने में एक विचित्र अधिकारपूर्ण आनंद मिल रहा था। उसने झुककर सीधे उसकी आंखों में झांका। सालों बीत गए इस गठबंधन को, और मैंने हर रात इसी इंतजार में काटी है कि कब तुम मेरी होगी। माँ बनना तो दूर की बात है, उससे पहले तुम्हें मेरी पत्नी होने की उन परीक्षाओं से गुजरना होगा जिन्हें तुम झेल भी नहीं पाओगी। अगर अब विदाई से इनकार किया तो मेरा क्रोध सहन नहीं कर पाओगी। देवयानी कांपती हुई पीछे हटी। मुझसे दूर हटिए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब बस मुझे डराते हैं। पर रणविजय की फौजी फुर्ती के आगे वो क्या ही कर पाती। उसने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर झटका दिया। देवयानी की नाजुक काया सीधा रणविजय के पत्थर जैसे बलिष्ठ सीने से जा टकराई। रणविजय ने हक के साथ उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसके कांपते अधरों पर अपने अधिकार की वो छाप छोड़ दी जिसने देवयानी की दुनिया हिला कर रख दी। वो इस तीव्रता के लिए तैयार नहीं थी। रणविजय कितनी ही देर तक उसे अपनी बाहों में जकड़े रहा, जैसे वो उसके वजूद पर अपना नाम लिख देना चाहता हो। अंत में उसे छोड़ते हुए रणविजय ने ठंडे लहजे में कहा, औरों के प्यार का तो पता नहीं, पर मेरा प्यार ना ही मांगो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे प्रेम में तड़प और कड़ाई ज्यादा होगी। तुम उसे झेल नहीं पाओगी। ये कहकर वो बड़े गर्व के साथ कमरे से बाहर निकल गया। देवयानी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके होंठों पर अभी भी रणविजय के स्पर्श की वो आग महसूस हो रही थी। उस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे ही वो रणविजय के बारे में सोचती, उसके पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठने लगती। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पेट में हल्का दर्द भी है। अचानक एक विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। 1 महीना बीत चुका था और उसे मासिक धर्म यानी पीरियड्स नहीं आए थे। उसकी धड़कनें थम सी गईं। वो खुद से ही बुदबुदाने लगी, हे नारायण, कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गई? सुना है मासिक धर्म रुकने का मतलब यही होता है। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक किसी पुरुष के करीब भी नहीं गई, और वो खड़ूस पति तो मुझे देखते ही भड़क जाता है। वो अपनी ही नासमझी के भंवर में फंसी अंधेरे कमरे में बैठी ये सोचकर कांप रही थी कि क्या बिना स्पर्श के भी कोई माँ बन सकता है। उसके लिए ये अनजाना डर अब मौत से भी बड़ा लग रहा था।
कमरे की खामोशी में देवयानी की अपनी ही धड़कनें उसे डरा रही थीं। यदि मुझे मासिक धर्म नहीं आया तो फिर ये पेट में अचानक उठने वाला मरोड़ कैसा है? वो पूरी रात इसी सवाल के जाल में उलझी रही। सुबह जब उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की तो माँ रसोई के धुएं और नाश्ते की आपाधापी में खोई हुई थी। घर में शादी की खरीदारी का शोर था, पर देवयानी के भीतर एक सन्नाटा पसरता जा रहा था। कॉलेज पहुंचते ही उसने अपने सहेली के कंधे पर सिर रखकर सब उगल दिया। सहेली ने ढांढस बंधाते हुए कहा, पागल है क्या? टेंशन से भी तारीखें बदल जाती हैं। मेरी मौसी डॉक्टर हैं, हम अभी उनके पास चलते हैं। कॉलेज के बाद दोनों टैक्सी से क्लिनिक पहुंची। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर ने जब देवयानी के पीले पड़े चेहरे को देखा तो वे समझ गईं कि मामला सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। बेटा, इतना घबराओगी तो शरीर साथ छोड़ देगा। बताओ क्या हुआ है? कांपते हाथों से देवयानी ने अपने मोबाइल में रणविजय की फोटो दिखाई। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि घर वाले मुझे इस हट्टे कट्टे फौजी के हवाले कर रहे हैं? मुझे तो आर्मी वालों की वर्दी देखकर ही डर लगता है। लोग न जाने उन्हें कैसे हीरो समझते हैं, मुझे तो वे किसी मुसीबत की तरह लगते हैं। डॉक्टर ने फोटो देखी। रणविजय का रौंपदार चेहरा और फौजी व्यक्तित्व किसी को भी प्रभावित कर सकता था, पर देवयानी की आंखों में मौत का सा खौफ था। डॉक्टर ने उसे चेकअप वाले बिस्तर पर लेटाया। जांच के बाद डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। वे गंभीर होकर बोली, देखो बच्ची, सच तो ये है कि तुम्हारा शरीर अभी बहुत नाजुक है। जिस तरह तुम बता रही हो कि तुम्हारे होने वाले पति कड़क मिजाज और जुनूनी हैं, अगर उन्होंने पहली बार तुम पर जरा भी रहम नहीं किया तो तुम्हारी जान जोखिम में पड़ सकती है। तुम अभी शादी के इन बोझों को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। अगली बार अपने पति को साथ लाना, मुझे उनसे बात करनी होगी। डॉक्टर के इन शब्दों ने देवयानी के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो भारी कदमों से क्लिनिक से बाहर निकली। सूरज ढल रहा था और उसे डर था कि देरी होने पर रणविजय फिर से उस पर आग बबूला होगा। घर पहुंचते ही उसने माँ को खींचकर कमरे में बंद किया। माँ, आप हमेशा कामों में ही क्यों फंसी रहती हैं? आप इस घर की बहू हैं, नौकरानी नहीं। अपनी बेटी की हालत देखिए। मंदाकिनी ने पल्लू से पसीना पोंछा और भारी मन से कहा, क्या करूं बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारे तायाजी ने हमें सहारा दिया। मैं बस उनके एहसानों का कर्ज उतार रही हूं। अब बताओ क्या हुआ? जैसे ही देवयानी ने डॉक्टर की चेतावनी सुनाई, मंदाकिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? तुम्हें अकेले डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब सहेलियों की सिखाई बातें हैं। जैसा वो कह रही थी वैसा कुछ नहीं होता। चुपचाप सो जाओ और ये फालतू के वहम दिमाग से निकाल दो। माँ की डांट ने देवयानी के आखिरी सहारे को भी तोड़ दिया। वो खामोश हो गई, पर उसके मन का डर अब एक घाव बन चुका था। उधर घर के दूसरे हिस्से में रणविजय अपनी धुन में मग्न था। वो शादी की तैयारियों को किसी सैन्य ऑपरेशन की तरह अंजाम दे रहा था। उसने देवयानी के लिए हर चीज अपनी पसंद की ली थी, गहनों से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि विदाई का वो सुर्ख लाल जोड़ा भी, जिसे देखकर देवयानी को ऐसा लग रहा था मानो वो सुर्ख जोड़ा नहीं बल्कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व का कफन हो। रणविजय को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी जीत समझ रहा है वो देवयानी के लिए हार की सबसे डरावनी रात होने वाली है। मॉल की चकाचौंध के बीच, जहां पूरा परिवार खरीदारी के उल्लास में डूबा था, रणविजय एक शिकारी की तरह देवयानी के करीब आया। उसके कान के पास झुककर अपनी गर्म और भारी आवाज में उसने वो कहा जिसने देवयानी के पैरों तले की जमीन हिला दी, ये सुंदर लाल जोड़ा तो सिर्फ दुनिया के लिए है देवयानी, लेकिन इसके नीचे तुम क्या पहनोगी वो भी मैं अपनी पसंद के रंग का ही तुम्हें लेकर दूंगा। देवयानी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। आप एक फौजी अफसर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। रणविजय ने एक टेढ़ी और जानलेवा मुस्कान बिखेरी। मुझे क्या शोभा देता है, ये अगर मैं तुम्हें विस्तार से बताने लगा तो तुम यहाँ खड़ी भी नहीं रह पाओगी। उसके लहजे में वो अधिकार था जिसे ठुकराना देवयानी के बस में नहीं था। शादी की रस्में शुरू हुईं। मेहंदी की शाम, जब देवयानी के हाथों पर गहरा रंग चढ़ रहा था, रणविजय उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, कल इस वक्त तुम मेरी बाहों में होगी। इतने सालों का मेरा जो जुनून है, जब वो एक ही रात में तुम पर उतरेगा तो सोचो क्या होगा। मैं एक पल के लिए भी रहम नहीं करूंगा, इसलिए बच्चों की तरह रोना मत, बस मेरा साथ देना। देवयानी को लगा जैसे वो कोई दुल्हन नहीं बल्कि बलि चढ़ने वाली कोई मासूम जान है। विदाई की सुबह आई। पार्लर में सजी धजी देवयानी को देखकर हर कोई दंग था।
पार्लर वाली ने नज़र उतारते हुए कहा, दूल्हा तो तुम्हें देखते ही अपनी पलकें झपकाना भूल जाएगा। लेकिन देवयानी की उन सुंदर आंखों में काजल के पीछे डर का गहरा समंदर छिपा था। जब विदाई का समय आया तो देवयानी माँ के गले लगकर ऐसे दहाड़े मारकर रोई जैसे उसकी रूह जिस्म से जुदा हो रही हो। माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, पगली, इतना क्यों रो रही है? रहना तो इसी घर में है, बस कमरा ही तो बदल रहा है। पर वो माँ को कैसे बताती कि उसके लिए वो कमरा किसी अंधेरी गुफा से कम नहीं था, जहाँ एक शेर उसका इंतजार कर रहा था। रात के सन्नाटे में देवयानी दुल्हन बनी रणविजय के बिस्तर पर बैठी थी। उसका घूंघट उसके कांपते चेहरे को छिपा रहा था। वो मन ही मन ईश्वर से मिन्नतें कर रही थी, हे भगवान, उन्हें बाहर सोफे पर ही नींद आ जाए, वे अंदर ना आए। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दरवाज़ा खुला और रणविजय की भारी पदचाप कमरे में गूंजी। रणविजय ने पास आकर बैठते ही धीरे से उसका घूंघट उठाया। देवयानी के चंद्रमुखी चेहरे को देखकर उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक जाग उठी। बहुत प्यारी लग रही हो, उसने धीरे से उसके गाल को छुआ। जब तुम ऐसी शांत और सुशील बनकर बैठती हो तो मन करता है अपनी सारी ममता और प्यार तुम पर लुटा दूं। उसका स्पर्श पाकर देवयानी का सब्र टूट गया। वो सुबकते हुए बोली, प्लीज़ मेरे करीब मत आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। रणविजय के चेहरे की नरमी गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस रात के हजारों सपने देखे हैं मैंने। जो मैं करूँगा उसमें तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। वो जैसे ही उसे अपनी बाहों में भरने के लिए झुका, अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन ने कमरे का सन्नाटा चीर दिया। किसी बड़े अफसर का कॉल था। रणविजय बालकनी में जाकर बात करने लगा। देवयानी की सांसें रुकी हुई थीं। जैसे ही उसने रणविजय को कहते सुना, ठीक है सर, मैं सुबह 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, देवयानी को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसे फौरन ड्यूटी पर बुलाया गया था। खुशी के मारे वो बिस्तर पर उछलने लगी जैसे किसी ने उसे जेल की सजा से आज़ाद कर दिया हो। तभी रणविजय ने पलट कर देखा। देवयानी की वो मासूम और बेसाख्ता खुशी उसकी नज़रों से छिपी नहीं रही। वो वापस आया और देवयानी फिर से सिर झुकाकर सुशील बन गई। रणविजय ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। बहुत खुशी हो रही है ना कि मैं तुम्हें बिना छुए चला जाऊंगा? उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मुड़कर देखा। याद रखना देवयानी, रणविजय सिर्फ जंग के मैदान से वापस आता है, अपने हक से पीछे नहीं हटता। जब वापस लौटूंगा तो ये उधार सूद समेत वसूलूंगा। देवयानी ने अपनी आंखें मटकाते हुए मासूमियत का ढोंग किया। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। उसे लगा था कि ड्यूटी का बुलावा आते ही रणविजय सामान समेटेगा और चला जाएगा, लेकिन रणविजय के इरादे कुछ और ही थे। चिंता मत करो, रणविजय ने उसके करीब आकर उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ा दी। उसने अपने दुपट्टे को हटाकर उसके कांपते अधरों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। देवयानी पहले तो सिहर उठी, पर रणविजय के स्पर्श में इस बार वो पुरानी कड़वाहट नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी और सुरक्षा का एहसास था। वो बड़ी कुशलता से देवयानी के मन से डर की परतें हटा रहा था। पर अंतिम मिलन की घड़ी आई तो देवयानी फिर से बचपन के उसी डर में घिर गई। उसने रणविजय के कान में सिसकते हुए कहा, प्लीज़ रणविजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। रणविजय का जुनून अपने शिखर पर था। उसका पौरुष चिल्ला चिल्लाकर अपना अधिकार मांग रहा था, लेकिन देवयानी की उन भीगी आंखों ने उसे पिघला दिया। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, आज मैं अपनी प्यास अधूरी छोड़कर ही जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगली बार जब आऊँगा तो ये फौजी रंच मात्र भी रहम नहीं करेगा। ये सुनते ही देवयानी का चेहरा खिल उठा। वो जैसे आज़ाद हुई चिड़िया की तरह चहकने लगी, पर रणविजय ने फिर उसे पकड़ लिया। ओ महारानी, स्नान करने कौन जाएगा? क्या ये भी मैं सिखाऊंगा? फ्रेश होकर जब वो लौटी तो उसे लगा कि अब वो चैन से सो पाएगी, पर फौजी पति का अनुशासन कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। तुम एक ऑफिसर की पत्नी हो, इतनी अकल नहीं है? पति सामान पैक कर रहा है और तुम सो रही हो, चलो हाथ बटाओ। बेचारी देवयानी, जिसकी आंखों में नींद का भारी बोझ था, मलमल की तरह कोमल हाथों से रणविजय का भारी फौजी सामान पैक करवाने लगी। सुबह 3 बजे जब रणविजय की गाड़ी की गूंज गली में शांत हुई, तब देवयानी ने चैन की लंबी सांस ली। वो उबासी लेती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक उसका पैर मुड़ गया। ओई माँ, पूरी दुनिया ही मुझे दुख देने में लगी है। वो दर्द से कराह उठी। पैर में सूजन आ गई थी, पर नींद इतनी गहरी थी कि वो जैसे तैसे बिस्तर तक पहुंची और बेहोश सी होकर सो गई। अगली सुबह जब वो 10 बजे कमरे से निकली तो उसकी हालत देखने लायक थी। बिखरे बाल, नींद से बोझिल आंखें और लंगड़ाकर चलती हुई चाल।
उसे इस हाल में देख मां मंदाकिनी और ताई जी के चेहरे पर शरारती मुस्कान दौड़ गई। ताई जी ने आरती उतारने के अंदाज में कहा, जीती रहो बेटा, खूब फलो फूलो। रणविजय उठ गया क्या? देवयानी अभी भी आधी नींद में थी, चिढ़कर बोली, अपने कमरे में सो रहे होंगे, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं उनकी बीवी थोड़ी हूं। ताई और माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ ने उसे चिकोटी काटते हुए फुसफुसा कर कहा, होश में तो है, कल रात तू रणविजय के कमरे में ही थी। तब जाकर देवयानी की तंद्रा टूटी। वो झल्लाकर सोफे पर गिर पड़ी। वो खड़ूस, मतलब है कि पतिदेव, ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया। पता नहीं आप लोगों को उनमें क्या दिखा, सारी रात मुझे आराम नहीं करने दिया और अब मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों औरतें शर्म से लाल हो गईं। उन्हें लगा कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। मंदाकिनी तो उसे डांटने वाली नजरों से देखने लगी। तभी देवयानी को अपनी जबान फिसलने का एहसास हुआ और वो बात संभालते हुए बोली, अरे रात को ड्यूटी का फोन आ गया था तो वो खुद भी जागते रहे और मुझे भी जगाए रखा सामान पैक करवाने के लिए, और सुबह उन्हें छोड़ते समय मेरा पैर मुड़ गया। तब जाकर सबकी जान में जान आई। दादी गुस्सा हो रही थी कि सरकार को भी अभी बुलाना था, पर देवयानी के मन में अब एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी। वो फिर से कॉलेज जाने लगी। किताबें खुली होती पर पन्नों पर रणविजय का चेहरा उभर आता। वो स्पर्श जिसे वो बोझ समझ रही थी अब उसकी यादों की सबसे बड़ी पूंजी बन गया था। घर में जब भी फोन की घंटी बजती उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वो चाहती थी कि रणविजय से बात करे, पर संकोच उसे रोक देता। जब उसे पता चला कि रणविजय अब 5-6 महीने बाद ही आएगा तो पहली बार उसे वो आज़ादी कड़वी लगने लगी। वो बिस्तर के उस हिस्से को छूती जहां रणविजय लेटा था और उसे महसूस होता कि वो खड़ूस फौजी अब उसके दिल की सरहद में घुसपैठ कर चुका है। रणविजय को सरहद पर गए 1 महीना बीत चुका था। देवयानी की शामें अब किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि रणविजय की यादों की धुंध में कटती थीं। एक दोपहर जब वो बाहर के चटपटे गोलगप्पे खाकर लौटी तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। जी मिचलाना और बार बार उल्टियां होने से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने जैसे ही उसकी हालत देखी उनके चेहरे पर एक 100 वॉट की मुस्कान खिल उठी। अरे ये उल्टियां तो खुशहाली की दस्तक हैं, लगता है मेरा पड़पोता या पड़पोती आने वाले हैं। दादी की ये बात देवयानी के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। उसकी तो सांसें ही अटक गईं। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? दादी ने शरारत से आंख मारी। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं मैंने। जैसी तेरी हालत है साफ दिख रहा है कि तू माँ बनने वाली है। भगवान करे रणविजय को जुड़वा बच्चे हों। देवयानी का सिर चकराने लगा। वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि रणविजय ने बिना छुए ही उस पर कोई जादू कर दिया है। घबराहट में उसने पहली बार रणविजय को कॉल किया। उधर रणविजय, जो सरहद की चौकी पर उसकी कॉल का ही इंतजार कर रहा था, ने जैसे ही फोन उठाया दादी ने उसके हाथ से फोन झपट लिया। रणविजय बेटा, बधाई हो, तू बाप बनने वाला है। अब जल्दी घर आ जा और अपनी बीवी को संभाल। दादी की आवाज़ में वो उत्साह था कि रणविजय झटके से खड़ा हो गया। वो जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने स्थिति को संभाला। दादी, जरा देवयानी से बात कराइए। फोन पर देवयानी की सिसकियां गूंजी। रणविजय जी, दादी कह रही हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी जुड़वां बच्चों की। रणविजय ने अपना माथा पकड़ लिया, पर उसे समझ आ गया कि ये उसकी नादान पत्नी की मासूमियत और दादी की अटूट आस्था का नतीजा है। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तुरंत घर लौट आया। घर में उत्सव का माहौल था। देवयानी को पलकों पर बिठाया जा रहा था। जब रणविजय कमरे में आया तो देवयानी सारे गिले शिकवे भूलकर भागती हुई उसके सीने से जा लगी। रणविजय को इस शिद्दत की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे अपनी बाहों के सुरक्षित घेरे में भर लिया। आप कहाँ रह गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था, देवयानी ने उसके सीने में मुंह छिपाकर कहा। रणविजय मुस्कुराया। अब मान भी लो कि तुम्हें इस खड़ूस फौजी से मोहब्बत हो गई है। देवयानी ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में तैरती चमक ने सब कह दिया। रणविजय ने फिर चुटकी ली। और ये क्या नया ड्रामा है? जुड़वां बच्चे बिना मेरे? देवयानी ने रोते रोते गोलगप्पे और अपनी बदहज़मी की पूरी दास्तान सुना दी। रणविजय जोर से हंसा और उसे अपनी कमर से सटाते हुए बोला, जब घरवाले इतने खुश हैं तो क्यों ना हम इन्हें सच में ये खुशखबरी दे दें। इस बार जब रणविजय ने उसे बाहों में भरा तो देवयानी के मन में कोई डॉक्टर की चेतावनी नहीं थी, न ही सहेलियों का डरावना किस्सा। उसने खुद को पूरी तरह रणविजय के समर्पण में सौंप दिया। उस रात खौफ हार गया और मोहब्बत जीत गई। अगली सुबह जब देवयानी आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपने चेहरे पर एक नया नूर नजर आया। रणविजय की मोहब्बत ने उस अल्हड़ लड़की को एक परिपक्व स्त्री में बदल दिया था,
और कुदरत का करिश्मा देखिए, 1 महीने बाद जब जांच हुई तो डॉक्टर के शब्द सुनकर देवयानी के रोंगटे खड़े हो गए। बधाई हो, आप सच में जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं। दादी की दुआ और रणविजय का जुनून फलीभूत हुआ। समय बीता और देवयानी की हिम्मत बढ़ती गई। अंततः उसने एक सुंदर बेटे और एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्चों की पहली किलकारी सुनते ही वो प्रसव का सारा दर्द भूल गई। रणविजय की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कभी अपने बच्चों को चूमता तो कभी देवयानी का माथा चूमकर उसे धन्यवाद देता। अब वो देवयानी बदल चुकी थी, जो कभी विदाई के नाम से कांपती थी। उसने रणविजय का हाथ कसकर थामते हुए कहा, अब आप जहां भी ड्यूटी पर जाएंगे, मैं और बच्चे आपके साथ रहेंगे। आपके बिना अब एक पल भी गुजारा नहीं। रणविजय ने उसे अपने करीब खींच लिया। अब उनकी जिंदगी के रेगिस्तान में प्रेम की बारिश हो चुकी थी, जहां डर का कोई निशान बाकी ना था।